हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। यहाँ पर हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं जो कि कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक से संबंधित है। 2 यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी यूनिट राजा, किसान और नगर से संबंधित थी। उसमें बहुत सारे रहस्य थे जिसको हम लोगों ने देखा, बहुत सारी जानकारियाँ थी। और जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक थी, आप जानते हैं कि गुप्त काल के अंत तक गुप्तोत्तर काल भी इसमें लगभग कुछ आ जाता है। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग कक्षा 12 के इतिहास की एनसीईआरटी की पहले भाग की तीसरी यूनिट, तीसरे विषय से जो है, जो कि बंधुत्व, जात तथा वर्ग नामक अध्याय से संबंधित है, का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए, बंधुत्व, जात तथा वर्ग ये आरंभिक समाज से संबंधित है, ठीक। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा किए गए प्रयास का, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, इस ज्ञान को पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, ये जो सुविधा आप लोगों के लिए शुरुआत की गई है, आपको जब फुर्सत हो, अपने घर पर जब समय मिले, तब आप अपनी सुविधा अनुसार इसको लाभ उठा सकें, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। आइए देखते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, भाईचारा, जिसका अर्थ क्या होता है? भाईचारा। जाति, आप सब लोग समाज में आजकल ही हैं, जान ही रहे हैं जाति क्या है। मैंने बताया था ना कि जाति का कॉन्सेप्ट कब आएगा? उत्तर वैदिक काल के बाद आएगा। और 600 ईस्वी तक तो क्या आ जाएगा? जातियों से उपजातियाँ आ जाएंगी। आज इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज इसी में हम लोगों को मिलेगा कि 600 ईस्वी तक आते आते हम लोगों क्या हो जाएंगी? यही जातियाँ किसमें परिवर्तित हो जाएंगी? उपजातियों में परिवर्तित हो जाएंगी। और आरंभिक समाज हमारा ये प्रारंभिक समाज है। इसी प्रारंभिक समाज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए, बंधुत्व, जाति, वर्ग, हमारा प्रारंभिक समाज। और कब से कब तक? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। 600 ईसा पूर्व, अब इसके बारे में बहुत रूप से हम बहुत बता चुके हैं। देखिए, हमारी जो है अध्ययन करने की जो रणनीति है, हम लोग एक एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको कहीं पर कोई समस्या ना आए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें ज़रूर छूट जाएंगी हमारी। आइए देखते हैं। पिछले अध्याय में देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। किसमें हुए? आर्थिक और राजनीतिक जीवन में। आप देखेंगे आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ भाई? मेरा प्रश्न है, उत्तर आप लोगों को देना है। आर्थिक जीवन में किसानों की आय में वृद्धि हुई। कैसे हुई? अभी पता चल जाएगा। क्योंकि रोपाई की पद्धति विकसित हुई, लोहे का प्रयोग किया गया। लोहे के प्रयोग से जहाँ एक तरफ वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ उस लोहे के प्रयोग से लोहे के फाल तैयार किए गए, हल, जिससे जमीन की खुदाई की जा सकी और बीजों को उससे जमीन के अंदर में डाला जा सका, जिससे उत्पादन की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो कई दृष्टिकोण से जो है आर्थिक रूप से इस समय वृद्धि हुई। राजनीतिक जीवन में लोहे ने भी बड़ी भूमिका निभाई, और जो कृषि का उत्पादन बढ़ा तो राजा मजबूत हुआ। अतिरिक्त लोगों का जीवन यापन चला, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त लोगों का भरण पोषण हुआ और शिल्प उद्योगों का विकास हुआ। नगर अस्तित्व में आए तो परिवर्तन हुए। आइए देखते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। कैसे छोड़ा? उदाहरण स्वरूप
वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ। मैंने अभी चर्चा किया कि वन क्षेत्र में क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। जहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में क्या हुआ, परिवर्तन आया। अब पहले वो जंगली थे, जंगली जानवरों का, फसलों का, जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। अब क्या हुआ, कृषि करने लगे वो। ठीक है। शिल्प विशेषज्ञों की एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। मतलब कुल मिला के जो शिल्प उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि अब अतिरिक्त उत्पादन हो सका ना, तो अतिरिक्त लोगों का भरण पोषण भी हो सका। अतिरिक्त लोगों का भरण पोषण हो सका तो उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया शिल्प के उत्पादन में। जैसे आज देखिए, अगर किसान गांवों से खाद्यान्न उत्पादन नगरों को न भेजे तो नगरों में उद्योग क्या चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। क्योंकि पहली प्राथमिकता क्या होती है, हमारी भोजन की होती है, हमको भोजन मिले तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर किया। अब इसमें भाई जो योग्य होगा वो क्या हुआ, आगे निकल गया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। ये तो कुछ जानकारी है, आप लोग इसको देखते रहिए। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख भी किसी समुदाय विशेष की दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा, किनके लिए और इनकी रचना हुई। तो इस साहित्य के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे साहित्य किस प्रकार से हैं। जो ग्रंथ लिखे जाते थे उस ग्रंथों में क्या चीज़ें मिलती हैं, किसके लिए लिखा गया, क्या लिखा गया, किनके लिए इनकी रचना हुई, राजा के लिए हुई, किसान के लिए हुई, समाज के किस वर्ग के लिए हुई, किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली को इसमें दर्शाया गया है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण है। तो महाभारत आजकल टीवी में भी खूब चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो भाई आप महाभारत से रूबरू ही होंगे खूब अच्छी तरह से। आइए देखते हैं महाभारत ने कैसे हमारे समाज को बताया, हमारा समाज कैसा है और किस लिए हम लड़ते झगड़ते थे। केंद्रित रहे, महाभारत पर केंद्रित रहे, जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। कितना है, 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा। जिस समाज में जो विभिन्न प्रकार के समाज था, श्रेणी थी, उन सब को जो है इसमें क्या किया गया, दर्शाया गया है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। बहुत लंबा कार्यकाल है भाई, 1000 वर्ष तक इस ग्रंथ की रचना होती रही। कब तक होती रही, 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईस्वी तक। कब तक, लगभग 500 ईस्वी तक। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं, कुछ ऐसी कथा इसमें जोड़ी गई जो इस काल से पहले भी प्रचलित थी, उनको भी बता दिया गया। महाभारत की मुख्य कथा क्या है, 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। 2 परिवारों के बीच, आप सब लोग जान रहे हैं, इस समय टीवी पे आ रहा है, मुझे ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। ठीक है, तो इसको आप सब लोग जान रहे हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। ये देखते हैं फोटो, हमको इधर एक दिखाई पड़ रही है, आप लोग भी देख लीजिए। ये फोटो देख रहे हैं, देख रहे होंगे, ये फोटो है। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति है तीर लेकर के लड़ाई के लिए निकल पड़ा है और एक किससे संबंधित है। आप देखिए ये क्या है, महाभारत का एक दृश्य है। क्या है, महाभारत का एक दृश्य, जो एक मिट्टी की मूर्ति बनाई गई है और कहाँ से प्राप्त हुई है, पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, पश्चिम बंगाल से। कब की है, लगभग 17वीं शताब्दी, बहुत बाद की है, तो मिली हुई है। जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है, उस दौरान का चित्रण किया गया है। आपको इसमें आसानी से दिख जाएगा, आप देख भी लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, आइए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, हम लोगों को देखना है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत के बारे में हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, 1919 में एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में? संस्कृत के विद्वान B.S. सुकथांकर। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, इसी चीज़ों को हम लोगों को इसमें देखना है। और किसके माध्यम से देखना है? महाभारत की संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित करके देखने का प्रयास किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। तो सारे श्लोक नहीं, जो सभी पांडुलिपियों में श्लोक पाए गए, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। सोचिए कितनी मेहनत किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी हमारे विद्वानों ने। टीम बनाई, और टीम बना करके तब हमको जो है, सोचिए हम घर बैठे हमको मटेरियल मिल जा रहा है, कितने हम खुश नसीब हैं। हमको कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ रहा है, हमको केवल पढ़ना, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहले, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। जो संस्कृत के पाठ थे उस समय जो पांडुलिपि पाई गई उसमें क्या थे? पाठों में समानता थी। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप, कभी हम चर्चा करेंगे भाई उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है भारत को। ना तो ये महाद्वीप है और देश इससे ऊपर की स्थिति है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। 3 तरफ किससे घिरा हुआ है? 2-3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट ये है कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर आए। क्या आए? क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर आए। अब आइए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। यहाँ पर भी कुछ हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है इस पैराग्राफ में भी। ठीक, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, देखते हैं कुछ हो सकता मिल ही जाए अच्छी चीज़ें। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखी गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय उन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा, और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों से में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इससे हमारे समाज में पुनर्निर्माण को एक नया दिशा मिली। आइए देखिए, ये चीज़ हम लोग देखने चल रहे हैं। ये नई हेडिंग हम लोगों को जो मिल रही है ये इम्पॉर्टेंट है। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। उस समय समाज में किस प्रकार के नियम प्रचलित थे, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। ठीक, पहले एक ब्रेकर में दिया हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, कौन कौन से शब्द परिवार और बंधुता के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, आइए देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग, संस्कृत ग्रंथों में एक शब्द आया है किसका? कुल। कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जाति का बांधवों के लिए किया गया है। किसका? जाति का बांधवों के लिए, बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी, हाँ देखिए, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के लिए, बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में ही एक वंश के माने जाते थे। भाई वंश कौन माना जाता? कई पीढ़ी से लोग जब एक जगह इकट्ठे रूप से रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वंश कहा जाता था। जैसे हम हैं, हमारे पिताजी की पीढ़ी, हमारे बाबा जी की पीढ़ी, उनके पिताजी की बाबा जी की पीढ़ी, एक साथ हम लोग रह रहे हैं तो हम एक वंश के माने गए। और जात बांधवों, जो हमारा समाज है, बंधु हैं, भाई हैं, और परिवार, कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु हम आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। परिवार जनों की गिनती एक दूसरे से
उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जात समूह कह सकते हैं। देखिए, संबंधियों को जात समूह किसको कहा जाता है? संबंधियों को कहा जाता है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने एक प्रकार से प्राकृतिक समझिए। रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक, जैसे कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है। क्या होता है? खून का रिश्ता, आप हमारे चाचा के लड़के हैं। ठीक है, तो इस तरह से अन्य समाजों में ऐसा नहीं मानते हैं कुछ समाजों में, जबकि इन कुछ समाजों में खून के रिश्ते को ही अपना भाई बंधुत्व माना जाता है। अगला पैराग्राफ है, आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। उनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों को लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला। अब एक नई हेडिंग मिल रही है, उस हेडिंग में हमको कोई विचार बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। अब एक है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। आइए देखते हैं क्या है। इससे पहले हम एक, यहाँ हमको लाल में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं क्या है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है। तो क्या है भाई पितृवंशिकता का अर्थ? वो वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, जैसे पिता के पुत्र, हम पिता हैं, हमारे पिताजी हैं, मैं उनका पुत्र, और फिर जो मेरा पुत्र होगा हमारे पिताजी का क्या होगा? पौत्र होगा, प्रपौत्र होगा उनका। तो प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो भाई जहाँ वंश परंपरा पिता से जुड़ी हो उसे पितृवंशिकता कहते हैं, और जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो उसे मातृवंशिकता कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आइए, जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यहाँ पर दो दलों कौरव और पांडवों के बीच सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण किया गया है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। तो अभी आप देख लीजिए, आगे हम कुरु वंश आपको दिखाएंगे कहाँ पर है। दोनों दल कुरु वंश से ही संबंधित थे, जिनका एक जनपद, पिछले जो है वीडियो में हम लोगों ने जनपद, महाजनपद, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था, प्रशासन था। ये संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। महाभारत में कौन विजयी हुआ? पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। क्या थी? महाकाव्य जो महाभारत है उससे पहले भी पितृवंशिकता मौजूद थी हमारे समाज में। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा कर सकते हैं। ये है, देख लीजिए, जान लीजिए, पिता की मृत्यु हो जाए तो उस पर अधिकार किसका हो जाता है? पुत्र का हो जाता है। राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी मिल जाता था उन्हें। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इसमें जो है उतार चढ़ाव भी हमें क्या होता है, विभिन्नता भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कुछ और नहीं है। ये देखिए, आपको मैं कहा था भी, मैप में आगे हम दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे ये कुरु है। कुरु कहाँ है? यहाँ पर है। आप देखेंगे, आप ये कुरु देखिए, ये कुरु है। ठीक, ये सूरसेन है, इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं। कुरु यही क्षेत्र, यही है, हस्तिनापुर है। ये क्या है? ये हस्तिनापुर है। ये इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली के आसपास है। तो आप कुरु इधर देख लीजिए, दिल्ली से थोड़ा सा पश्चिम में है। ठीक, और फिर हम शाक्य देखी ही थे, कोमल, कौशल, मल, वत्स, ये सब हम लोगों ने देखा था। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, वत्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अवंती, उज्जैनी, सारी चीज़ें देखा ही था। यहाँ पर भी देख लीजिए। कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान कुरु
ये है आपका पांचाल भी यहीं होगा, इसमें मिल नहीं रहा। ठीक, यहीं पर पंचाल है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कभी पुत्र के न होने पर कई भाई दूसरों का उत्तराधिकारी हो जाता था। एक भाई दूसरे भाई का क्या हो जाता था? उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी। किसका उपयोग करती थी? तो भाई स्त्रियां भी सत्ता प्राप्त करती थी, भाई भी सत्ता प्राप्त कर सकता था। किस स्थिति में? जब कोई उत्तराधिकारी विद्यमान न हो, और यहाँ तक आपका समाज जो बंधु बांधव है वो भी सत्ता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। अनूठी नहीं थी, ठीक है, स्पष्ट होती है। ये संभव है कि धनी वर्ग पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते होंगे। ये देखिए, विवाह की एक प्रणाली के बारे में जो है बताया गया है, कुछ अंश है। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है जो हमें बताना हो इस पैराग्राफ में। ठीक, अब आइए हम लोग स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? स्वजन माने आपस में लड़ाई क्यों हुई? तो महाभारत का एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें जैसा कि कहा भी गया है प्रश्न का, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें विवाह के नियम, आइए देखिए, विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार तो अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे। अंतर विवाह जो अपनी जाति और समुदाय में किया जाता था, ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। ठीक, और एक देखिए, विवाह की दो प्रणाली थी, एक अंतर्विवाह, दूसरा बहिर्विवाह। अंतर्विवाह अपने ही गोत्र, अपने ही कुल, अपने ही जाति के लोगों से किया जाता था, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर के विवाह को क्या कहते थे? बहिर्विवाह कहते थे। और देखिए, एक चीज़ और इसमें देखिए, बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक प्रॉपर्टी थी। तो आप महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुपत्नी, आप बहुपति प्रथा तो सुने हैं, लगातार आप सुनते होंगे, लेकिन बहुपत्नी मतलब बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी का हमें उदाहरण मिलता है। बहुपति प्रथा का भी यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है, महाभारत से ही मिलता है। क्या मिलता है? बहुपति प्रथा का उल्लेख भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, ये फिर यहाँ से हम लोग विवाह के नियम को हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है। आइए, विवाह के नियम हम लोग देखेंगे। विवाह के नियम में टूल्स गड़बड़ हो गया, हाँ अब ठीक हो गया। आइए, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। देखिए, अब स्त्रियों के संबंध में जानकारी, जो पिता की संपत्ति होती थी उसमें पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं होता था। वह अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, अपने गोत्र में भी उनका विवाह नहीं होता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य ये है कि ऊंची प्रतिष्ठा रखने वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। ठीक, अब आइए देखते हैं, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। जब नगर आए तो सामाजिक जीवन क्या हो गया? और जटिल हो गया, क्योंकि नगरों में क्या होती है, लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो किस पर डिपेंड होती है? उद्योगों पर डिपेंड होती है, शिल्प उत्पादनों पर डिपेंड होती है। तो वहाँ पर भी जहाँ भी नगर आएंगे, आप देखेंगे कि नगरों में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये सब क्या होती? टूटती हुई नजर आती है, और इसमें गतिशीलता बढ़ जाती है। और जब गांव की आप देखेंगे अर्थव्यवस्था, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का क्या हुआ? उदय हुआ। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न लगाए गए।
इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। मैंने पिछली चैप्टर में मनुस्मृति के बारे में बहुत बृहद रूप से, मनुस्मृति क्या है आप लोग बताइएगा। पिछले वीडियो में ही मनुस्मृति का अर्थ दूसरे यूनिट का राजा किसान और नगर जब हम लोग पढ़ रहे थे, चलो मैं बता देता हूँ। मनुस्मृति क्या है? एक विधि ग्रंथ है जिसका संकलन कब किया गया? लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। जिसकी रचना किसने किया है? मनु ने किया है। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। इस ग्रंथ को जिसने लिखा उन्होंने बताया कि भाई हम किसी समुदाय से प्रभावित नहीं है, हमारा दृष्टिकोण क्या है? सबके लिए एक समान है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन स्थिति कुछ और थी कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। उनके नाम आप लोग बताना, और नहीं तो अगर नहीं पता होगा तो कल कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद हमें बताइएगा। अगले वीडियो में मैं विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख करूंगा। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं भाई। जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाता था, जिनमें से 4 क्या थे? धर्मशास्त्रों के अनुकूल थे, उत्तम माने जाते थे, और 4 को निंदित माना जाता। इसे भी आप बताइए कौन निंदित थे और कौन स्वीकार किए जाते थे। ठीक, अब आइए यहाँ पर दिया हुआ भाई देख लेते हैं ये क्या है हम लोगों के लिए। देखिए मनुस्मृति का एक उद्धरण है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लोगों के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है, बस केवल मनुस्मृति का एक उद्धरण है। उद्धरण बस केवल आपका अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है एनसीईआरटी के शुरू में, जैसा कि मैंने बताया है। अब स्त्री का गोत्र, किसी स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित होता था इसको इस पैराग्राफ में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। ब्राह्मणी व्यवस्था कब प्रचलन में आई? 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या आई? प्रचलन में आई। और लोगों, खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी, कि एक गोत्र में वर्गीकृत किया जाए। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के लगभग की घटना बताई जा रही है। एक वैदिक ऋषि के नाम पर एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र किसके नाम पर होता था? प्रत्येक गोत्र, चाहे जो भी गोत्र हो, एक ऋषि होता था, उसी के नाम पर होता था। अभी आप देखेंगे गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के सदस्य क्या होते थे? ऋषि के। इसको आप समझिएगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं कौन सा नियम। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। भाई आज भी देखिए बहुत समाज में प्रचलित है। हालांकि बहुत सारे लोग इसका परिवर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपना भी क्या करेंगे, गोत्र लिखेंगे। जैसे ऐश्वर्या राय की शादी किससे हुई? अभिषेक बच्चन से हुई। तो ऐश्वर्या राय अपना नाम क्या लिखती हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन, अर्थात वो दोनों की टाइटल अपने में लगाने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर किसका गोत्र माना जाता था? पति का गोत्र माना जाता था। और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। तो जो ब्राह्मणी व्यवस्था में गोत्र पद्धति आई, उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता ये थी कि विवाह के बाद स्त्री का गोत्र जो है अपने पिता का गोत्र माना जाता था। और दूसरी व्यवस्था क्या आई कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष के नाम देखेंगे जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं
को पश्चिमी भारत में दक्कन के कुछ भागों पर शासन करते थे। तो सातवाहन के बारे में हमने चर्चा किया था, जो दक्षिण भारत में शासन करते थे, दक्कन का क्षेत्र जिससे जुड़ा हुआ था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये देखिए यहाँ पर है भाई, इसको देख लीजिए, ज़्यादा तेज हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि जिससे आप लोगों की समझ में सारी चीज़ें आती रहें। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। ये क्या है? अच्छा, विवाह वाला है। ठीक, अगली हेडिंग, अभिलेखों में सातवाहन राजाओं का नाम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और इधर हम लोग देख लेते हैं क्या है, हमको पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले उपनिषदों में मातृ नाम, इसको हम लोग देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? ये बृहदारण्यक एक उपनिषद है जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। इसमें क्या मिलती है? आचार्यों और शिष्यों की क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से क्या किया गया? पुकारा गया है। आइए, चित्र जो दिखाई पड़ रहा है, इस चित्र को भी हम लोग देख लेते हैं किससे संबंधित है। ठीक, यहाँ नीचे लिखा होगा आप। तो ये देखिए, मातृ प्रथा का प्रचलन बता रही है। क्या है? एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी, मातृ प्रथा का, एक सातवाहन राजा है और उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृतियां हैं इसमें। किस पर? गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की गई हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों को क्या दिया गया था? दान दिया गया था। ये मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये मूर्ति कब की है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जा रही है। देखिए, ये मूर्ति को आप देख लीजिए, सातवाहन के राजा की है, जो किसी गुफा में दर्शाई गई है। आइए, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतमी और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत हुआ है। किससे हुआ है? गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से हुआ है। उनके पिता के गोत्र थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। तो इन्होंने इसमें परिवर्तन नहीं किया। तो इस पैराग्राफ में बस इसको आपको यही समझना था। अब आइए देखिए, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो भाई कुछ राज्यों में माताएं क्या थी? महत्वपूर्ण थी। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे ये प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। तो बस आपको जानना है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवांशिक ही था। माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो शासन का आधार क्या था? पिता की तरफ से ही चलता था। ठीक, ये देखिए मूर्ति दी हुई है, आपको देखना है। बस यहाँ तक हम लोगों को यही देखना था। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विषमताएं। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए और लोगों को भी लाभान्वित करवाइए। धन्यवाद।